बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। आज प्रोफेसर नाहिद अहमद बात कर रहा हूँ जी। आज हम क्लास सेकंड ईयर के लिए मैथमेटिक्स का जो है चैप्टर नंबर 1 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है फंक्शन एंड लिमिट्स। फंक्शन क्या है, लिमिट क्या है? तो ये फंक्शन एंड लिमिट जो है हमारा चैप्टर का नाम है फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो जब भी हम कोई चैप्टर शुरू करें तो सबसे पहले उसका जो टॉप हेडिंग है उसको डिस्कस किया जाएगा, उसका मीनिंग क्या बनता है, उसकी डेफिनेशन क्या बनती है, क्योंकि सारा चैप्टर उसी से ही रेलेवेंट है, तो इसलिए हमें उसका मीनिंग, उसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। ये फंक्शंस एंड लिमिट्स के बारे में हम सबसे पहले जो है अब फंक्शन पर जो है वो डिस्कस करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे ताकि हमें इसका मीनिंग प्रॉपरली समझ आ जाए। तो जो टर्म है फंक्शन की, वो किसने डिफाइन किया, उसको किसने रिकॉग्नाइज किया, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। द टर्म जो है फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन नेम्ड लेबनिज। फंक्शन जो है इस टर्म को जर्मन मैथमेटिशियन जिसका नाम लेबनिज था उसने रिकॉग्नाइज किया। ये तो इसकी कुछ थोड़ी सी प्रॉपर सी हिस्ट्री हो गई। अब फंक्शन की डेफिनेशन है कि फंक्शन है क्या। फंक्शन इज अ रूल और कॉरस्पॉन्डेंस relating to two sets in such a way that each element in the first set corresponds to one and only one element of second set। या फिर हम दूसरे तरीके से और अदर वर्ड्स में भी बात कर सकते हैं। पहले उसने बात की कि ये एक रूल या कॉरस्पॉन्डेंस है दो सेट्स के दरमियान, जिसमें इस तरह से आपस में मैच होते हैं कि जो पहला सेट है उसका एक एलिमेंट दूसरे सेट के सिर्फ एक एलिमेंट के साथ ही मैच करता है। इसे फंक्शन बोला जाता है। or a function from set x to a set y is a rule or correspondence that assigns to each element x in set x to a unique element y in set y। यानी यहाँ पे भी दो सेट्स हैं, एक को x का नाम दे दिया गया और दूसरे को y का नाम दे दिया गया। तो इन दोनों के दरमियान एक ऐसा रिलेशन है जिसमें सेट x का एक एलिमेंट सिर्फ सेट y के एक ही एलिमेंट के साथ जो है वो मैच करेगा, उसके साथ उसकी कॉरस्पॉन्डेंस होगी। यानी बात करने का मकसद ये है कि फंक्शन क्या है, दो सेट्स के दरमियान ऐसा ताल्लुक है जिसमें पहले सेट का एक एलिमेंट दूसरे सेट के सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ जो है कॉरस्पॉन्ड करता है या मैच करता है। अब बात आती है डोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन की। इन अ फंक्शन फ्रॉम x to y, the values of set x are called the domain of function and values of y are called the range of function। यानी जो हमारे पास एक फंक्शन होता है सेट x से सेट y के लिए, उसमें x की वैल्यूज इनपुट कहलाती हैं। x की जो भी वैल्यूज होंगी वो कहलाएंगी डोमेन ऑफ फंक्शन, और x की वैल्यूज पुट करने से जो हमें y की वैल्यूज मिलती हैं वो कहलाएंगी रेंज ऑफ फंक्शन। तो इसकी एग्जांपल हम करते हैं। y है फंक्शन ऑफ x का और y जो है वो इज इक्वल टू x प्लस 3 के है। इसमें हम y की डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं, इसमें हम x की डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे जिससे हमें y की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, जिसके लिए ये फंक्शन डिफाइंड होगा। फंक्शन का डिफाइंड होना जरूरी है। x की कोई भी वैल्यू पुट करने से y की कोई वैल्यू हमें मिलनी चाहिए, वो अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। ठीक है, तो हम x की वैल्यू 1 पुट करते हैं
तो देखते हैं कि हमें y की वैल्यू क्या मिलती है। तो x की वैल्यू हमने y1 पुट की है, तो x की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? x की वैल्यू 1 और y जो इसमें 3 ऐड किया तो y की वैल्यू हमें मिल गई 4। जब आपने x1 पुट किया तो y हमारे पास आ गया 4। इसी तरह से हम x की वैल्यू अब 2 पुट करते हैं और देखते हैं कि हमें y की वैल्यू क्या मिलती है। x की वैल्यू 2 पुट करें जी, तो y की वैल्यू को चेक करें कि वो हमें कितनी मिलती है। y इक्वल है x प्लस 3 के, इसमें x को हम 2 पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें 5 मिल जाएगी। तो x 2 पुट करने से y की वैल्यू हमें 5 मिल गई। इसी तरह से हम चेक कर लेते हैं कि x की वैल्यू 3 पुट करने से हमें y की वैल्यू कितनी मिलेगी। y जो है हमें x की वैल्यू 3 पुट करने से मिल रहा है 6। तो x 3 है और y 6 है। हमने x की 3 वैल्यूज पुट की हैं, 1, 2 और 3। 1 पुट करने से हमें y की वैल्यू मिली है 4, 2 पुट करने से y की वैल्यू मिली है 5, 3 पुट करने से y की वैल्यू मिली है 6। तो जो x की वैल्यूज हैं 1, 2 एंड 3 वो कहलाती है डोमेन ऑफ फंक्शन। तो डोमेन जो है, जो हमने x की वैल्यूज इसमें पुट की हैं, वो कहलाएगी डोमेन ऑफ फंक्शन। तो x की वैल्यूज पुट करने से जो हमें y की वैल्यूज मिली हैं वो आ जाएगी रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन में 4, 5 और 6 होगा। तो हम जब x की वैल्यूज जो भी किसी फंक्शन में पुट करते हैं वो कहलाती है उसकी डोमेन। तो डोमेन आएगी 1, 2 एंड 3 और x की वैल्यूज पुट करने से जो हमारे पास y की वैल्यूज आई हैं 4, 5 एंड 6 वो उस फंक्शन की रेंज कहलाएगी। इस तरह से किसी भी फंक्शन में जो इनपुट वैल्यूज होती हैं वो उसकी डोमेन कहलाती है और जो आउटपुट वैल्यूज होती हैं वो उसकी रेंज कहलाती है। इनपुट वैल्यूज डोमेन है और जो आउटपुट वैल्यूज हैं वो उसकी रेंज है। तो ये डोमेन और रेंज के बारे में अब आपका ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि डोमेन क्या है। और अभी हमने फंक्शन की डोमेन और रेंज के बारे में बात की कि डोमेन क्या है और इसकी रेंज क्या है। किसी भी जो इनपुट वैल्यूज होती हैं उनको हम डोमेन बोलते हैं और जो इनपुट वैल्यू से हमें रिजल्ट मिलता है आउटपुट वैल्यूज का वो उस फंक्शन की रेंज कहलाती है। अब हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। किसी भी फंक्शन में दो किस्म के वेरिएबल होते हैं। एक वेरिएबल को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और दूसरे वेरिएबल को हम डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इन अ फंक्शन इन अ फंक्शन y is equal to f of x, y is equal to f of x. The variable x is called the variable x is the variable x is
called dependent variable x is called independent variable, while variable y is called dependent variable. Dependent variable. Because value of y depends on value of x. तो इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जो है किसी भी फंक्शन में आप इसको लिखते हैं इस तरीके से, इन अ फंक्शन y is equal to f of x, the variable x is called independent variable while variable y is called dependent variable. इसकी रीजन क्या है? बिकॉज वैल्यू ऑफ y डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ x. अब है क्या जी, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं. तो आप देखते हैं कि किसी भी फंक्शन में इन अ फंक्शन y is equal to f of x, the variable x is called independent variable while variable y is called dependent variable because value of y depends on value of x. अब ये है जी, ये तो था इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में. इसको लिखने का एक और वे भी है. जब आप किसी फंक्शन को लिखते हैं तो इस तरह से भी लिखा जाता है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3. y फंक्शन है x का. अब हम अपनी मर्जी से इसमें x की वैल्यूज पुट कर सकते हैं. x की वैल्यूज पुट करने से हमें y की वैल्यू मिलेंगी. x की वैल्यूज चूंकि हम अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं, इसलिए x जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है. और जब हम x की वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यूज मिलेंगी. और y क्योंकि डिपेंड कर रहा है x की वैल्यूज पर, इसलिए y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है. इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है रियल वैल्यूड फंक्शन. रियल वैल्यूड फंक्शन. तो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है उसके बारे में बात करते हैं. रियल वैल्यूड फंक्शन. रियल वैल्यूड फंक्शन. तो रियल वैल्यूड फंक्शन को हमने डिफाइन करना है. रियल वैल्यूड फंक्शन क्या है? इफ वेरिएबल्स यूज्ड इन फंक्शन आर रियल नंबर्स, then function is called real valued function. If variables used in a function, variables used in a function are real numbers, then function is called real valued function.
जी नेक्स्ट इसके बाद आता है जी अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन को डिफाइन और डिस्कस करते हैं। अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन की डेफिनेशन हम लिखेंगे और इसको डिस्कस भी करेंगे कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या है। फंक्शन विच आर डिफाइंड बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉल्ड अलजेब्रिक फंक्शन। A function which is defined by algebraic expressions expressions is called an algebraic function. For example, y is equal to 2x square plus 3x minus 1। इस फंक्शन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यूज किया गया है जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट भी यूज किए गए हैं और इनको आपस में ज्वाइन करने के लिए मुख्तलिफ सिंबल यूज हुए हैं। मल्टीप्लिकेशन सिंबल भी यूज हुआ है, एडिशन का भी हुआ है और सब्ट्रैक्शन का भी हुआ है। तो ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा फंक्शन जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस यूज हुए हुए हों, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड वाले, तो इस किस्म का जो फंक्शन होता है उसे हम अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। इसके बाद बात आ रही है जी पॉलिनोमियल फंक्शन की। पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन के लिए अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म p of x is equal to a की पावर a n x की पावर n a n x की पावर n प्लस a n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस सो ऑन प्लस a3 x की पावर 3 a1 x प्लस a0 a1 x की पावर 1 या x प्लस a0। ऐसा फंक्शन जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स मौजूद हों और वो इस तरीके से लिखा गया हो, कांस्टेंट के साथ वेरिएबल की मैक्सिमम पावर आ रही है, फिर उससे छोटी वैल्यू आ रही है, n-1 है, वो कम होता जा रहा है और उसी लिहाज से
जो वेरिएबल है उसकी पावर भी उसी लिहाज से एडजस्ट होती जा रही है, और एंड पे जाके x की पावर 1 रह गई, और लास्ट वाला जो हमारे पास है सिर्फ कांस्टेंट वैल्यू रह गई, जिसमें उसके साथ वेरिएबल कोई भी मौजूद नहीं है। इस किस्म का जो फंक्शन है, उस फंक्शन को हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं। अब जो है ए एन है, ए वन है, ए जीरो है, ए टू है, थ्री है, वो सारे के सारे रियल नंबर्स हैं, और एक्सपोनेंट जो हैं वो नॉन नेगेटिव हैं, इंटीजर्स हैं। अब ये क्या है जी, हेयर ए जीरो, ए वन, ए टू, ए एन आर रियल नंबर्स, एंड जो हमारे पास एक्सपोनेंट हैं आर नॉन नेगेटिव। एक्सपोनेंट्स आर नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव मीन्स कि ये पॉजिटिव हैं, और पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव लिख दें या इसको पॉजिटिव लिख दें, ठीक है। तो जब आपके पास रियल नंबर्स के साथ वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और वेरिएबल की जितनी भी पावर्स हैं वो पॉजिटिव में आएंगी, कोई भी उसकी पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होगी, नॉन नेगेटिव होगी, या आप उसको कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव होगी। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। इट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन। अब हम दोबारा इसके बारे में बात करते हैं जी कि पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है। अ फंक्शन ऑफ द फॉर्म p of x a n x की पावर n प्लस a n माइनस वन x की पावर n माइनस वन प्लस so on a1 x की पावर 1 प्लस a नॉट। इस किस्म का फंक्शन जो है जिसमें a नॉट, a1, a2, a n सारे रियल नंबर्स हैं, और उसके साथ साथ जो एक्सपोनेंट में पावर में वैल्यूज दी गई हैं वो सारी की सारी नॉन नेगेटिव हैं, या इनको हम पॉजिटिव कह सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। ऐसा फंक्शन जिसमें कांस्टेंट या रियल नंबर्स और हमारे पास वेरिएबल यूज हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और जो एक्सपोनेंट में जितनी भी वैल्यूज आएंगी, पावर में जितनी भी वैल्यूज लिखी जाएंगी वो नॉन नेगेटिव होंगी यानी पॉजिटिव होंगी। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल फंक्शन। अब इस पॉलिनोमियल फंक्शन के बाद हम बात करते हैं जी नेक्स्ट डेफिनेशन की, वो है लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन, ये है जी लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन को डिफाइन करेंगे, जैसा कि ये नाम से ही शो हो रहा है, अ फंक्शन इन विच maximum power of variable, independent variable, is 1, it is called linear function. A function in which maximum power of independent variable is 1,
is 1, it is called linear function. इसकी एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हैं y is equal to f of x which is equal to 3x plus 5. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, इसकी जो पावर है मैक्सिमम वो कितनी है, वो 1 है। तो जहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होगी, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड लीनियर फंक्शन। तो ये लीनियर फंक्शन क्यों है, इसकी वजह क्या है लीनियर फंक्शन की, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो है मैक्सिमम पावर जो है वो 1 है, तो इस वजह से ये लीनियर फंक्शन है। तो लीनियर फंक्शन होने की रीजन क्या है, वेरिएबल जो है इंडिपेंडेंट उसकी मैक्सिमम पावर 1 है, तो इस वजह से ये लीनियर फंक्शन। तो इसके बाद हम बात करते हैं लीनियर फंक्शन के बाद आइडेंटिटी फंक्शन की। आइडेंटिटी फंक्शन क्या है, इसके बारे में बात की जाएगी जी। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन क्या है जी। फॉर एनी सेट x a function x approaches to x of the form I of x is called identity function. A function is called an identity function if every value of independent variable gives same value for dependent variable। यानी जो वैल्यू हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पुट करेंगे वही वैल्यू हमें डिपेंडेंट वेरिएबल की भी मिलेगी। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स। y इज फंक्शन ऑफ x है, तो y की जगह पे f ऑफ x भी लिखा जाता है, f ऑफ x की जगह पे y भी लिखा जाता है। एक्चुअल हमारे पास है ये फंक्शन। अब इसमें आप जो x की वैल्यू पुट करेंगे वही आपको y की वैल्यू मिलेगी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की जो भी वैल्यू होगी डिपेंडेंट वेरिएबल की भी वही वैल्यू आएगी। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन के बाद हम बात करेंगे कांस्टेंट फंक्शन की। तो ये सारा ये देख रहे हैं कि ये चैप्टर हमारा फंक्शन से रेलेवेंट है और ये फंक्शन की ही सारी डेफिनेशन आ रही हैं। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन क्या है जी। अ फंक्शन is defined as constant function if for every value a function c कांस्टेंट के लिए यूज हो रहा है जी। x approaches to y defined by
defined by c of x is equal to some constant a is called constant function. एग्जाम्पल है जी इसकी, फॉर एग्जाम्पल c of x इज इक्वल टू 2। अब देखें कि आप इसमें x की जो भी मर्जी वैल्यूज पुट करते जाएं, क्योंकि x मौजूद ही नहीं है तो इसको आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। तो अब ये है कि या सिंपली आप लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2। अब क्योंकि इसमें वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x जो है वो मौजूद ही नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू जो भी हम x की वैल्यू कंसिडर करते जाएं y की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। इसी वजह से इसको कांस्टेंट फंक्शन कहा गया है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप x की कोई भी वैल्यू लिखते जाएं, यानी क्योंकि उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल मौजूद ही नहीं है तो जो भी आप उसकी वैल्यू कंसिडर करते जाएं वो आपको सेम वैल्यू ही देता रहेगा जो कि उसकी कांस्टेंट वैल्यू है। अब रैशनल फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है जी? ये ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें हम वेरिएबल को देखते हैं कि वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में मौजूद होता है। अ फंक्शन इन विच द वेरिएबल अपीयर्स एज एक्सपोनेंट is called an exponential function. A function in which variable appears in exponent is called an exponential function. An exponential function. For example, आप देखते हैं जी कि y इज इक्वल टू e की पावर x, और आप देखते हैं जी y इज इक्वल टू 3 की पावर x एटसेट्रा। अब हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है वो यहाँ पे भी एक्सपोनेंट की फॉर्म में, पावर की फॉर्म में आ रहा है, और यहाँ पे भी जो वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक्स, वो यहाँ पे भी एक एक्सपोनेंट की फॉर्म में अपीयर हो रहा है। इसी वजह से इस फंक्शन को हम बोलेंगे कि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसके बाद आता है जी लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है? जिसमें लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन को जब आप डिफाइन करेंगे, इफ x इज इक्वल टू a की पावर y, देन y इज इक्वल टू log ऑफ ax इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। आप देखते हैं कि ऐसा फंक्शन जिसमें जो आपका डिपेंडेंट वेरिएबल आ रहा है तो वो आ रहा है किस फॉर्म में? वो आ रहा है पावर की फॉर्म में। जब आप इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो वो उन दोनों साइड का आपको लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेना पड़ेगा तो फिर क्योंकि उसमें फंक्शन में लॉग इन्वॉल्व हो जाएगा और इसीलिए फिर उसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलेंगे।
अब लिखते हैं अभी, इफ x इज इक्वल टू a की पावर y, ये आ गया। तो देन क्योंकि हमें तो y की वैल्यू चाहिए, दोनों साइड्स का लॉग लेंगे तो y पावर से नीचे आएगा। तो हम लिखेंगे जो हमारे पास आ रहा है, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ a x, ये बन जाएगा। a जो है वो पॉजिटिव नंबर होगा और 1 के इक्वल नहीं होगा, रिएक्शन 0 से बड़ा नंबर होगा। Then it is called logarithmic function. सिंपली आप कह सकते हैं कि ऐसा फंक्शन जिसमें लॉग इन्वॉल्व हो, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। या ऐसा फंक्शन जिसको सॉल्व करने के लिए हमें लॉग यूज करना पड़े, दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड लॉगरिथमिक फंक्शन। और इसके बाद है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट फंक्शन। तो आप लिखेंगे एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है और इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? If y is easily expressed in terms of independent variable x, if y is easily expressed in terms of independent variable x, variable x, then it is called explicit function. For example, y is equal to 3x square plus 2x plus 5। ये देखें कि इसमें y एक साइड पे है और x जो है वो दूसरी साइड पे मौजूद है। तो y को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की जो है फॉर्म में इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं इस टर्म में। तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट फंक्शन। इसके बाद बेटा आता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है कि जिसमें हम y को आसानी के साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। फंक्शन इन विच y is not easily expressed in terms of independent variable x, independent variable x, then it is called an implicit function। Implicit function। For example, अब इसकी एग्जांपल इस किस्म की होगी जिसमें y को हम आसानी के साथ x में एक्सप्रेस नहीं कर सकेंगे। x स्क्वायर प्लस xy प्लस
वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो ये आपके पास आ गया। अब ये देखें कि एक्स और वाई आपस में इस तरह से कुछ मिक्सअप से हुए हुए हैं कि हम इनको आसानी के साथ अलहदा नहीं कर सकते। दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड इम्प्लिसिट फंक्शन। अब इसके बाद आता है जी इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। ये दोनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हैं। इवन फंक्शन, a function is called an even function. A function is called an even function if f of minus x is equal to f of x। यानी ऐसा फंक्शन जिसमें हम x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें लेकिन तब भी उसका आंसर वही आए, तो इस किस्म का फंक्शन जो है वो इवन फंक्शन कहलाता है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो हम अगर x को रिप्लेस करें माइनस एक्स से तो तब भी हमारा आंसर इसी तरह से आ जाए, उसी के बराबर आए, तो देन हम कहते हैं कि ये इवन फंक्शन। पुट करते हैं जी इस फंक्शन में x को माइनस एक्स के रिप्लेस कर देते हैं, तो देन हम देखते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स इसका स्क्वायर प्लस 4। तो इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का स्क्वायर जब भी लेते हैं तो वो पॉजिटिव ही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आप देखें कि जो फंक्शन गिवन था आपको वो एक्स को रिप्लेस करने से वो माइनस एक्स हमने पुट किया, तो देन बाद में भी वही वाला पहले वाला ही आंसर हमारा आया जो हमारे पास लिखा हुआ था, ये वाला फंक्शन। अब आप देखें कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो किसके इक्वल आ गया है, एफ ऑफ एक्स। यानी इस फंक्शन में एक्स की जगह पे हमने माइनस एक्स पुट किया। ये फंक्शन है इसमें हमने एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, तो ये देखें रिप्लेस करने के बाद भी उसका आंसर पहले वाला ही आया है। इट मीन कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। जब ये वाली सूरत हाल हो जाए तो दिस टाइप ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड एन इवन फंक्शन। सो फंक्शन इज इवन। अब हम ऑड फंक्शन की बात करते हैं जी कि ऑड फंक्शन क्या है। ऑड फंक्शन के बारे में थोड़ी सी वर्किंग करेंगे कि ऑड फंक्शन हमारे पास क्या आ रहा है। ऑड फंक्शन जो है जी उसको डिस्कस करते हैं। ऑड फंक्शन, ओ डबल डी, ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन क्या है? फंक्शन इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर कोई हमारे पास कोई फंक्शन हो जिसमें हम एक्स को रिप्लेस करें माइनस एक्स के साथ और जो दिया गया फंक्शन है उसके साइन भी चेंज हो जाएं, वो माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आ जाए, देन इट इज कॉल्ड एन ऑड फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल है जी y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो ये हमारे पास फंक्शन है, इसमें हम एक्स को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स के साथ। पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो y हो जाएगा माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स को रिप्लेस किया माइनस एक्स से, तो ये हमारे पास आ गया जी y इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स। तो अब अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ये देख रहे हैं कि उनके साइन चेंज हो गए, जो ओरिजिनल फंक्शन था
इसके साथ प्लस साइन था वो माइनस हो गया, और इसके साथ माइनस साइन था वो प्लस हो गया। जब भी आप किसी माइनस वाली वैल्यू का क्यूब लेंगे तो उसका आंसर माइनस में आएगा, इसलिए ये माइनस हो गया। एक्स को रिप्लेस यहाँ पे हमने किया माइनस एक्स से, तो ये प्लस में हो गया। तो अब देखें कि एफ ऑफ जो माइनस एक्स है हमारे पास, वो किसके इक्वल आ गया, माइनस एफ ऑफ एक्स के। अगर आप इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये आपके पास आ गया एक्स क्यूब माइनस एक्स, तो ये बन गया माइनस का एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ माइनस एक्स जब माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा तो आप लिखेंगे कि फंक्शन इज ऑड फंक्शन। तो इस तरीके से आपने इवन और ऑड फंक्शन के बारे में बात की। अब ये जो इसकी लास्ट डेफिनेशन है कंटिन्यूस फंक्शन की, उसके बारे में बात करते हैं जी। कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन क्या है जी? तो हम बात कर लेते हैं कंटिन्यूस फंक्शन के बारे में। कंटिन्यूस फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए तीन कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए, तो देन ही वो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस फंक्शन कहलाएगा। तो उसकी कंडीशन क्या है, वो फुलफिल होनी चाहिए। अ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट सी, अ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट सी, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू दी हुई है आपको, कंटिन्यूस एट सी if it satisfies three condition, it satisfies three condition। वो थ्री कंडीशन कौन कौन सी हैं वो देखते हैं जी। कंडीशन नंबर 1 है एफ ऑफ सी इज डिफाइंड। जो फंक्शन है वो डिफाइंड होना जरूरी है, तो देन दी कंटिन्यूस होने के बारे में बात की जा सकती है। नंबर 2 है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी, एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करती हो, लिमिट एग्जिस्ट भी करती हो। नंबर 3 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, ये इक्वल होना चाहिए एफ ऑफ सी के, यानी जो कांस्टेंट फंक्शन जो उसकी कांस्टेंट की वैल्यू दी हुई हो उसके इक्वल होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा। किसी भी फंक्शन के कंटिन्यूस होने के लिए अ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट सी इफ इट सेटिस्फाइज थ्री कंडीशन। पहली कंडीशन के एफ ऑफ सी जो है वो डिफाइंड होना चाहिए, फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए। दूसरा जो है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स, लिमिट उसकी एग्जिस्ट होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जब आपस में बराबर होती हैं तो हम कहते हैं कि लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं। जो लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं वो किसके बराबर होनी चाहिए, वो एफ ऑफ सी के बराबर होनी चाहिए जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं। जो लिमिट एग्जिस्ट कर रही हैं वो एफ ऑफ सी के बराबर होनी चाहिए। यानी जो लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों गिवन फंक्शन की जो कांस्टेंट वैल्यू है उसके आंसर के बराबर होनी चाहिए। तो इस फॉर्म में हम बोलेंगे कि ये गिवन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है। डियर स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर नंबर 1 की ये सारी डेफिनेशन जो थी फंक्शंस एंड लिमिट की, सेकंड ईयर का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1, वो आप लोगों ने डिस्कस की और डेफिनेशन हमारी कंप्लीट हुई। तो अब इसके बाद हम इम्पोर्टेंट फार्मूलाई जो हैं वो डिस्कस करते हैं, वो फार्मूले लिखते हैं ताकि आपके पास इसको याद करने के लिए एक सोर्स हो। जो जो हम इसमें फार्मूले यूज़ करेंगे इस चैप्टर के अंदर वो सारे के सारे एक दफ़ा आपसे डिस्कस किए जाएं। इम्पोर्टेंट फार्मूलाई जो हैं आपके इस चैप्टर से रेलेवेंट, वो आपके सामने डिस्कस होंगे, आपके साथ डिस्कस होंगे ताकि आपको इन फॉर्मूलों को लर्न करने में, याद करने में आसानी रहे।
तो ये फार्मूले और ये सारी डेफिनेशन आपकी हेल्प करेंगी इस चैप्टर के एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए, इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूलाए मैं आपके साथ लिख रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। फार्मूला नंबर 1 है जी, आपके पास जो आ रहा है जी, साइन हाइपरबोलिक एक्स का साइन, ये एच जो यूज होता है ये हाइपरबोलिक के लिए है, साइन हाइपरबोलिक एक्स, ये इक्वल होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला नंबर 1 है। तो दूसरा फार्मूला है कॉज हाइपरबोलिक एक्स का, कॉज हाइपरबोलिक एक्स, तो ये होता है ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। तो ये कॉज का हो गया। तीसरा फार्मूला है टेन हाइपरबोलिक एक्स का, टेन हाइपरबोलिक एक्स। आपको पता है कि साइन को कॉस से डिवाइड किया जाए तो वो टेन बन जाता है, इसी तरह से ये फॉर्मूला भी बन जाएगा ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो ये टेन हाइपरबोलिक एक्स का फॉर्मूला बन गया। अब ये चौथा फार्मूला है जी, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन। ये तो आपने देख लिया है कि इवन क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स के बराबर हो तो इवन होता है, और फंक्शन में एफ ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है। चौथा है जी, इवन फंक्शन क्या है। इवन फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स ने एफ ऑफ एक्स के बराबर ही होना है, तो ये फंक्शन ने इवन हो जाना। पांचवा है ऑड फंक्शन। तो ऑड फंक्शन के लिए आपको पता है कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, तो ये ऑड फंक्शन बन जाता है। और नेक्स्ट है जी, आपके पास पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर जो है, किसी भी स्क्वायर का पेरीमीटर मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला है, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। स्क्वायर की चारों साइड्स बराबर होती हैं और इसलिए चारों साइड्स को सम किया जाए तो वो आ जाता है 4x के इक्वल। अगर एक साइड को हम x रखें तो चारों साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसलिए चारों साइड का सम जो है वो 4x बनता है। ये पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बन जाता है। एरिया ऑफ स्क्वायर के बारे में अगर आप बात करते हैं तो एरिया ऑफ स्क्वायर जो है, स्क्वायर की जितनी लेंथ होती है उतनी ही विड्थ होती है, तो एरिया जो है वो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय विड्थ होता है। तो ये x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। इस तरह से एरिया ऑफ स्क्वायर जो है आप मालूम करेंगे। इसके बाद बेटा आठवां फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल की बात करेंगे। एरिया ऑफ सर्कल ये पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे आर जो है वो रेडियस ऑफ सर्कल कहलाता है। तो रेडियस ऑफ सर्कल का स्क्वायर लेते हैं, पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, पाई जो है वो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो एरिया ऑफ स्क्वायर बन जाएगा। नंबर 9 पे जो आता है जी हमारे पास फॉर्मूला सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो ये हमारे पास सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो 2 पाई आर के बराबर होता है। नंबर 10 है जी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब एक ऐसी शक्ल होती है जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों एक जैसी होती हैं, यानी जितनी लेंथ होगी उतनी ही विड्थ होगी, उतनी ही हाइट होगी। तो जब आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो वो तीनों साइड्स को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि तीनों साइड्स एक्स हैं, एक जैसी हैं, इसलिए वॉल्यूम जो है वो एक्स क्यूब के बराबर हो जाएगा।
उसके बाद 11 पे आता है जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, तो ये हम मालूम करेंगे। एफ ऑफ एक्स को बाहर लिखेंगे, जी ऑफ एक्स जो है वो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, तो ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बन जाएगा। तो ये इस तरीके से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मालूम होना है। नंबर 12 है जी, 12 पे आप जाते हैं तो ये लिमिट है जी एक्स अप्रोचेज टू ए, एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए इक्वल्स एन ए की पावर एन माइनस 1। तो ये नंबर 13 है। 13 ये 12 जो है लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए, एक्स की एन माइनस ए की एन ओवर एक्स माइनस ए इज इक्वल टू एन ए की पावर एन माइनस 1। 13 है जी लिमिट n approaches to infinity, limit n approaches to infinity 1 plus 1 over n इसकी पावर n, ये इक्वल होता है जी e के। इसी तरह से नंबर 14 है। 14 में है जी लिमिट x approaches to 0, x approaches to 0 1 plus x इसकी पावर है 1 over x, ये भी इक्वल होता है e के। इसके बाद नंबर 15 पे आ जाते हैं जी। 15 फॉर्मूला है लिमिट x अप्रोचेज टू 0, x अप्रोचेज टू 0 a की पावर x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू log ऑफ e a, log टू द बेस e a, या इसको नेचुरल log a लिख सकते हैं आप, ln a। नंबर 16 है हमारे पास जी फंक्शन जो है उसकी कंटिन्यूटी के लिए वो 3 कंडीशन है, वो हमने लिख ली हैं। तो डिसकंटिन्यूस अगर तीनों फुलफिल नहीं होती तो वो डिसकंटिन्यूस होता है। लिमिट एग्जिस्ट कब करती हैं? इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देन लिमिट्स एग्जिस्ट, देन लिमिट्स एग्जिस्ट। नंबर 17 है अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो और वो दिन दोनों जो हैं एफ ऑफ सी के बराबर हो, देन फंक्शन इज कंटिन्यूस। अगर ऐसा नहीं है तो डिसकंटिन्यूस, अदरवाइज फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस। ये कुछ फॉर्मूले थे इस चैप्टर के बारे में जो हमने डिस्कस किए। इससे पहले हमने इसकी डेफिनेशन डिस्कस की। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसका जो है एक्सरसाइज के प्रॉब्लम के सलूशन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा एक्सरसाइज 1.1, उसका जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उसमें वो सारे के सारे सॉल्व किए जाएंगे। सेकंड ईयर मैथ्स के चैप्टर नंबर 1 के हम आज MCQ जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, वो डिस्कस करेंगे और उनके जो बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं और वो क्यों हो सकते हैं इस बात को डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर नंबर 1 जो है आपका आपने कंप्लीट किया, तो चैप्टर 1 कंप्लीट करने के बाद आज हम इसी चैप्टर के सेकंड ईयर का जो मैथ्स है उसके चैप्टर नंबर 1 के MCQs डिस्कस करेंगे। ये कुछ 40 के करीब जो हैं इम्पोर्टेंट MCQs हैं
जो कि बोर्ड के पेपर में डिस्कस हुए हैं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन MCQs हैं जो कि आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे और यही रिपीट हुए हैं बार बार, जो मुख्तलिफ पेपर्स में आए हुए हैं बोर्ड के पेपर में, उन्हीं को हम अच्छे तरीके से आज जो है वो लें जी। द मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो हैं वो आपके सामने डिस्कस किए जाएंगे। तो ये सबसे पहला जो MCQ है वो आपके सामने दिया गया है। कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स जो है, तो वो कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स के बारे में आपने बताना है कि कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स जो है वो किसके इक्वल होता है। तो कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स जो है ये साइन का उलट होता है और साइन हाइपरबोलिक एक्स जो है वो e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x ओवर 2 होता है। तो ये उसका रेसिप्रोकल होगा, तो ये हो जाएगा 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। ये इनको हाईलाइट किया गया है। जो जो ऑप्शन सही हैं, यहाँ पे इसका C ऑप्शन ठीक है। ये देखें, ये डॉट लगा हुआ है, इट मीन्स कि ये इसका ऑप्शन जो है वो ठीक है। तो दूसरा है कॉज हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये किसके इक्वल होता है। तो ये होता है जी, ये इसका ऑप्शन सही वाला है 1। और 1 क्यों है, ये एट द एंड जो है वो सारे सॉल्व भी किए गए हैं, डिस्कस भी किए गए हैं। यहाँ पे इसके सही ऑप्शन जो हैं उनको टिक किया गया है और आगे जो है फिर ये इनकी प्रूव किए गए हैं कि ये किस तरह से इन वैल्यूज के इक्वल हैं। नंबर 3 है इफ एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल हो तो देन जो है फंक्शन क्या होता है, इवन होता है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए तो फंक्शन जो है वो इवन होता है। यानी अगर हम दिए गए फंक्शन में एक्स को रिप्लेस कर दें माइनस एक्स से और फिर भी हमारा आंसर उसी फंक्शन के इक्वल आ जाए तो देन गिवन फंक्शन इज इवन। इसके बाद है जी नंबर 4। नंबर 4 जो है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 और पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ, ये किसकी पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं, ये पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं जी। तो ये पैराबोला के लिए है हम इनको प्रूव भी करेंगे कि ये पैराबोला की पैरामीट्रिक इक्वेशन कैसे बनती है। और ये इक्वेशन पैराबोला की जो बनती है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बनती है। तो इसका ऑप्शन जो है वो आपके सामने जो है तीसरा C ऑप्शन सही है। नंबर 5 है जी द पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर एज फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A। स्क्वायर का जो पेरीमीटर है उसको आपने उसके एरिया का फंक्शन बनाना है। पेरीमीटर इज फंक्शन ऑफ एरिया, तो इसका आंसर आता है 4a अंडर रूट। नंबर 5 है जी इफ g ऑफ x इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स स्क्वायर देन g ऑफ x क्या होगा। तो ये आपने फाइंड आउट करना है। अगर आपने किसी भी फंक्शन में कोई फंक्शन दूसरा पुट करना है तो उसमें x को रिप्लेस करना होता है उस पूरे फंक्शन के साथ, तो ये पूरा आ जाएगा हमारे पास x की पावर 4 के इक्वल। नंबर 7 है जी लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी 1 प्लस एक्स ओवर 2 इस होल की पावर है 1 ओवर x। तो ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है e की पावर 1 ओवर 2 के या e के स्क्वायर रूट के। तो ये ऑप्शन आपके सामने टिक किया गया है। आगे हम इसको सॉल्व भी करेंगे, उसमें डिस्कस भी करेंगे कि ये कैसे इसके इक्वल होता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर x माइनस 1 ओवर x, ये इक्वल होता है 1 के। तो ये आपने इसको प्रूव किया कि ये 1 के इक्वल होता है। ये आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। ये फार्मूला है लिमिट का, तो ये 1 के इक्वल होता है। ये 8th MCQ आपने किया। लिमिट
थीटा अप्रोचेज टू 0, साइन 7 थीटा ओवर थीटा किसके इक्वल है? ये होता है 7 के इक्वल। इसमें होता यह है कि आपने जो साइन का ऊपर एंगल होता है वो नीचे पूरा करना होता है, तो तब ये लिमिट जो है वो अप्लाई करने के बाद ये आंसर इसका 1 बन जाता है। ऊपर है 7 थीटा, 7 से मल्टीप्लाई 7 से डिवाइड करेंगे, नीचे भी 7 थीटा हो जाएगा। तो ये लिमिट जब अप्लाई करेंगे इस पे तो ये 7 वाला ऊपर वाला 7 बाहर आ जाएगा, बाकी की लिमिट 1 बन जाएगी, तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 7। ये 7 आ जाएगा। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 10 है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स। तो ये किसके इक्वल है? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज ऑफ एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स जो है ये इवन है, ऑड है, या दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो ना तो ये इवन है और ना ही ये ऑड है, नाइदर इवन नॉर ऑड। क्योंकि अगर हम इसमें x को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से, ना तो ये एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है और ना ही ये माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आता है, इसलिए ना तो ये इवन है और ना ही ऑड है। नंबर 11 है जी लिमिट n अप्रोचेज टू इंफिनिटी 1 प्लस 3 ओवर n इसकी पावर होल की 2n है। वो कहते हैं जी इसको बताएं किसके इक्वल है। तो ये आता है e की पावर 6 के इक्वल, e की पावर 6, ये e की पावर 6 के इक्वल है जी। हम इसमें ये 3 ओवर n है, इसका रेसिप्रोकल ऊपर पावर में पूरा करना है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड करेंगे तो n ओवर 3 लैदा हो जाएगा इसके साथ, और 2 3 से मल्टीप्लाई होगा तो e की पावर 6 जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। 12 है जी x इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा, रिप्रेजेंट इक्वेशन ऑफ। ये किसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है? ये हाइपरबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ऑप्शन इसका सी ठीक है, हाइपरबोला वाला। नंबर 13 है जी ये e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2, ये किस चीज का फार्मूला है जी? ये कॉज हाइपरबोलिक x का फार्मूला है, तो ये कॉज हाइपरबोलिक x जो है वो इसका ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन डी। द फंक्शन f of x is equal to ax plus b becomes constant if constant वैल्यू इसकी कब आती है? अगर कहते हैं जी a जो है वो 10 हो जाए, b जो है वो 0 हो जाए, तो ये तो 10x बन गया, ये तो कांस्टेंट ना बना। a 1 हो जाए b 0 हो जाए तब भी ये कांस्टेंट नहीं बना, वेरिएबल रहेगा। c तो है ही नहीं, तो वो कहते हैं जी c 1 हो जाए b 0 हो जाए, x जो है वो 10 हो जाए और b 0 हो जाए, तो ये 10a बन जाएगा, तो ये कांस्टेंट बनेगा, b वाला हिस्सा 0 हो जाएगा, x 10 हो b 0। नंबर 15 है जी इफ f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 8 है, तो f इनवर्स माइनस 1 किसके इक्वल होगा? पहले तो आपने f इनवर्स x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद जो है x की जगह पे माइनस 1 पुट करना है, तो इसका आंसर बनता है 9 ओवर 2। ये आगे हम प्रूव करेंगे कि ये 9 ओवर 2 कैसे बनता है। नंबर 16 है जी लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन स्क्वायर थीटा और थीटा इज इक्वल टू व्हाट? तो आपने ऊपर एंगल है थीटा लेकिन स्क्वायर है नीचे, थीटा स्क्वायर पूरा करना है, थीटा से मल्टीप्लाई थीटा से डिवाइड करेंगे तो फिर ये इस पे लिमिट अप्लाई होगी जो कि 1 के इक्वल आएगी, और थीटा पे जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। इस तरह से इसका आंसर जो है वो 0 वाला आएगा, ऑप्शन ए जो है। नंबर 17 है जी द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इज एन, ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें हम x को और y को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, इस वजह से इसको कहते हैं जी कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है।
तो ये ऑप्शन इसका सी सही है। जिसमें एक्स और वाई इजीली अलग-अलग हो जाएं वो एक्सप्लिसिट फंक्शन होता है। ये 18 है जी, एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1, इसको आप फैक्टराइज कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0। तो ये वाला ऑप्शन आपके पास इसका ठीक है, ऑप्शन ए। 19 है, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉज पी थीटा ओवर 1 माइनस कॉज क्यू थीटा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, ये सवाल एक्सरसाइज का भी ये क्वेश्चन है, तो ये आ जाता है पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर के इक्वल। ऑप्शन सी इसका सही है। 20th है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन इसकी पावर है 2n। तो 1 ओवर एन का रेसिप्रोकल n होता है, तो आप n को अलहदा करेंगे, स्क्वायर को अलहदा कर लेंगे, तो ये e के इक्वल आ जाएगा, e के ऊपर स्क्वायर बनेगा, तो ये e स्क्वायर इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नंबर है जी आगे 21। इफ f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉज ऑफ x देन फंक्शन इज इवन है, ऑड है, क्या है? आपने यहाँ पे x को रिप्लेस करना है माइनस एक्स से, तो अगर आप x को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से तो दोबारा यही आंसर आ जाता है, क्योंकि कॉज ऑफ माइनस एक्स जो है वो कॉज एक्स के ही बराबर होता है, और एक्स स्क्वायर का जब माइनस एक्स का भी स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इस तरह से ये फंक्शन जो है वो इवन आ जाएगा। 22 है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एफ ऑफ 0, यानी x को आपने 0 से रिप्लेस करना है, तो इसका आंसर रह जाएगा हमारे पास 1। तो ये वाला इसका ऑप्शन सही है। लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट्स कब एग्जिस्ट करती हैं? अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल होंगी तो देन ये लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं। ये क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24, ये फॉर्मूला है, प्रूव भी हमने किया हुआ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, ये इक्वल होता है एन ए की पावर एन माइनस 1। इसका ऑप्शन जो है वो सी वाला सही है। 25 है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हों और ये दोनों एफ ऑफ सी के बराबर हों तो देन गिवन फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होता है, अदरवाइज ये डिसकंटिन्यूस होता है। तो ये कंटिन्यूस होगा अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर होगी और ये दोनों लिमिट एफ ऑफ सी के बराबर होंगी। नंबर है जी 26, साइन हाइपरबोलिक 2x, इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉज हाइपरबोलिक x, इसका ऑप्शन जो है वो सी सही है, 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉज हाइपरबोलिक x। सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x किसके इक्वल होता है? ये होता है जी 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर x के, ये भी फार्मूला है, हाइपरबोलिक के फार्मूले उनकी कन्वर्जन है। इसके बाद है जी 28, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n ओवर n प्लस 1 होल की पावर n, ये इक्वल है जी 1 ओवर e के, ये ऑप्शन इसका डी सही है, ऑप्शन डी सही है जी, ये 1 ओवर e के इक्वल है। 29 है जी, लिमिट x अप्रोचेस टू a एक्स की पावर 5 माइनस ए की पावर 5 ओवर एक्स माइनस ए, ये होता है जी 5 ए की पावर 4 एन ए की पावर एन माइनस 1। उस फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 30th है जी, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 दिस इज डिसकंटिन्यूअस एट प्लस माइनस 2 पे। क्योंकि कोई भी फंक्शन है उसकी कंटिन्यूटी के लिए पहली कंडीशन होती है कि उसका डिफाइंड होना जरूरी है, जबकि ये वाला फंक्शन प्लस 2 और माइनस 2 पे अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए प्लस 2 और माइनस 2 के लिए ये डिसकंटिन्यूअस होगा।
बाकी किसी के लिए ये कंटिन्यूस हो सकता है। द फंक्शन 31 जो है, द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज आइडेंटिटी फंक्शन है जी। ये एक्स की जो भी वैल्यू पुट करें वाई की वैल्यू वही आएगी, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है। 32 है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 0 साइन बी एक्स ओवर साइन ए एक्स। जब आप इसकी ऊपर साइन का एंगल पूरा करेंगे, नीचे भी पूरा करेंगे, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये बी ओवर ए के इक्वल आ जाएगा। इस तरह से ये बी ओवर ए वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 33 है, द फंक्शन सी एफ एक्स इज इक्वल टू 2 इज, तो ये देखें कि 2 कांस्टेंट है, इसके में वेरिएबल मौजूद ही नहीं है, इसलिए ये हमारा कांस्टेंट फंक्शन है। 34 है जी, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स सीकेंट एक्स, तो ये है जी। तो एफ ऑफ 0 क्या होगा, आपने सीकेंट को 1 ओवर कॉज करना है, फिर इसकी लिमिट्स पुट कर देनी है, तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 0। तो ये 0 वाला ऑप्शन इसका सही होगा। डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अंडर रूट इज, इसकी डोमेन क्या है जी, वो आपने बतानी है। ये इसकी डोमेन है जी -1 से लेकर इन्फिनिटी तक। वो क्यों है, वो इसलिए है कि आप इसकी छोटी से छोटी लिमिट -1 पुट कर सकते हैं। -1 पुट करेंगे, -1 + 1 ये 0 हो जाएगा, अनडिफाइंड नहीं होगा। तो 0 जब आप x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो इसकी डोमेन -1 से शुरू होगी, और उसके बाद 0 1 2 3 जितनी मर्जी इन्फिनिटी तक पुट करते जाएं तो ये डिफाइंड ही रहेगा, इसलिए इसकी डोमेन जो है वो -1 टू इन्फिनिटी होगी। 36 है जी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x ओवर साइन 2x इज इक्वल टू 1 ओवर 2। अब आप इसका एंगल साइन का पूरा करेंगे, इसका रेसिप्रोकल लेंगे, फिर लिमिट अप्लाई करेंगे, तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 1 ओवर 2। 37 है जी, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 + 2h इसकी पावर 1 ओवर h, जो ब्रैकेट के अंदर है 1 के साथ वाली वैल्यू उसका रेसिप्रोकल पूरा करना है और उसको सॉल्व करना है, तो फिर ये हमारे पास बन जाएगा e²। 38 है जी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 a की पावर x -1 ओवर x, तो ये होता है log ऑफ बेस e a के इक्वल। ऑप्शन सी जो है ये सही है, इसका प्रूफ भी हमने किया हुआ है, तो ये log ऑफ e a के इक्वल होता है। द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 2 ओवर 3 + 6 इज एन, ये इवन फंक्शन है, क्योंकि अगर आप x को रिप्लेस करते हैं -x से तो आपका दोबारा आंसर f ऑफ x के इक्वल ही आ जाता है। दैट्स व्हाई इट इज एन इवन फंक्शन। 40th है, फाइंड करें जी डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन हाइपरबोलिक x। साइन हाइपरबोलिक x की जो डोमेन और रेंज है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होती है। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, इसकी डोमेन भी वही है और रेंज भी वही है। तो अब जब हमने ये 40 MCQs डिस्कस किए हैं, इनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये किस किस तरह से इक्वल होते हैं। ये सोल्यूशन है इन MCQs का। कुछ तो फॉर्मूले हैं वो आपके सामने लिखे जा रहे हैं। साइन हाइपरबोलिक x जो है वो होता है e की पावर x माइनस e की पावर -x ओवर 2 के इक्वल। तो ये कॉज हाइपरबोलिक x है, ये होता है e की पावर x प्लस e की पावर -x ओवर 2 के इक्वल। इसी तरह से कोसिकेंट हाइपरबोलिक x है, ये साइन का उलट होता है 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर -x। सीकेंट हाइपरबोलिक x जो है ये कॉज का उलट होता है 2 ओवर e की पावर x प्लस e की पावर -x। tan जो है ये साइन ओवर कॉज के इक्वल होता है, तो ये बन जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर -x ओवर e की पावर x प्लस e की पावर -x। कॉट जो है ये कॉज ओवर साइन होता है, तो ये इसी तरह से e की पावर x प्लस e की पावर -x ओवर e की पावर x माइनस e की पावर
माइनस एक्स के इक्वल हो जाएगा। कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स, ये किसके इक्वल होता है? तो ये कॉस की वैल्यू पुट की, फिर साइन की वैल्यू पुट की, फिर इनको सॉल्व किया, इसका स्क्वायर ओपन किया, तो ये e की पावर 2x प्लस e की पावर माइनस 2x प्लस 2 टाइम्स ए बी हो गया, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 रह जाएगा ओवर 4। इसी तरह से इसका भी स्क्वायर ओपन किया, बाद में एलसीएम लिया, एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया गया, तो ये आपस में कुछ वैल्यूज कट गई, तो ये 4 ओवर 4 आ गया, तो 4 ओवर 4 जो है वो 1 के इक्वल होता है। इस तरह से इसका आंसर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, अगर तो एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं कि देन गिवन फंक्शन इज ऑड। अगर हमारे पास जो है एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ जाए, देन फंक्शन इज इवन। नंबर 4 पे है जी, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280, रिप्रेजेंट पैराबोला y इज इक्वल टू 4ax। इसको प्रूव करते हैं जी। ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर 1, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। इक्वेशन नंबर 2 में से हम जो है t की वैल्यू निकालते हैं और t की वैल्यू फिर जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के इक्वल। तो ये सारे स्टेप इसके सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आप सिंप्लीफिकेशन होगी, तो ये आपके पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बन जाएगा। सेकंड इक्वेशन में से आपने t की वैल्यू निकाली, फर्स्ट में पुट करके उसको सॉल्व किया, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अगर x इज इक्वल टू a cos थीटा हो और y इज इक्वल टू b sin थीटा हो, तो ये जो है इक्वेशन पैरामीट्रिक इक्वेशन जो हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं एलिप्स की इक्वेशन को, जो कि होती है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर x इज इक्वल टू a सेकंड थीटा हो और y इज इक्वल टू b tan थीटा हो, ये इक्वेशन जो हैं ये फिर हाइपरबोला की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, जो कि है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हाइपरबोला की और एलिप्स की इक्वेशन में ये फर्क होता है कि जो है एलिप्स की इक्वेशन एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होती है, और हाइपरबोला की इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के इक्वल होती है। पांचवा क्वेश्चन है जी, द पेरीमीटर P ऑफ अ स्क्वायर एज फंक्शन ऑफ इट्स एरिया A। तो P इज इक्वल टू 4a अंडर रूट है। द एरिया A ऑफ अ सर्कल एज इट्स सरकमफ्रेंस A इज इक्वल टू c स्क्वायर ओवर 4 पाई होता है। ये हमने सवाल सारे सॉल्व एक्सरसाइज में किए हुए हैं, जो अनऑकवर्ड हैं सॉल्व नहीं किए हुए वो मैं साथ साथ सॉल्व करता जा रहा हूँ। जो हमारी एक्सरसाइज में सारे हमने सॉल्व किए हुए हैं वो कुछ साथ साथ आपको बताए जा रहे हैं। द वॉल्यूम V of a cube as function of area A of its base। तो ये V is equal to होता है A की पावर 3/2। नंबर 6 है जी, MCQ नंबर आपका जो 6 आपने किया, इफ G of X is equal to 1 over X square then G of X जो है वो क्या होगा? G of X जो है आपने इसका G of X मालूम करना है, तो आप जो है जहां पे G of X वाला फंक्शन जहां पे उसमें X है, X की जगह पे आपने पूरा फंक्शन 1 ओवर एक्स स्क्वायर पुट कर देना है। X की जगह पे आपने लिखा 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ऊपर उसका स्क्वायर है वो स्क्वायर भी लिखा, फिर इसको सॉल्व किया गया तो ये 1 ओवर x4 बन गया। जब इसको सीधा करके लिखा गया तो ये x4 रह गया। हमने क्या किया जी, G ऑफ X वाले फंक्शन में आपने X को रिप्लेस किया पूरे फंक्शन से। ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर था, 1 लिखा, इस X की जगह पे पूरा 1 ओवर एक्स स्क्वायर लिखा,
फिर ऊपर स्क्वायर था वो भी लिखा, फिर इसको सॉल्व किया गया। सॉल्व करने के बाद आपके पास ये x की पावर 4 आ गया। अब ये नंबर 7 है जी, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर एक्स होल की पावर x, ये e के बराबर होता है। लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर n की पावर n, e के इक्वल होता है। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 1 + x की पावर 1 ओवर x, इसका रेसिप्रोकल ऊपर मौजूद है, ये भी e के इक्वल होता है। और एक्चुअल आपका ये क्वेश्चन ये है, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + x ओवर 2 इसकी पावर 1 ओवर x ओवर 2 का रेसिप्रोकल हमने ऊपर पूरा करना है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 ओवर x जो है उसका रेसिप्रोकल आ गया। तो उस सारे के ऊपर आपके पास आ गया 1 ओवर 2, तो ये 1 ओवर 2 आपके पास मौजूद है, 1 ओवर 2, तो ये अंदर वाला सारा हिस्सा e बन गया, ऊपर 1 ओवर 2 आ गया, या e की अंडर रूट आ गया आपके पास। आपने इसको इस तरीके से सॉल्व किया। नंबर 8 है जी, ये प्रूव है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी e की पावर x - 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 होता है। लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा जो है ये 1 के इक्वल होता है। और इसी तरह से लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन स्क्वायर थीटा ओवर थीटा है, तो ये आप देखेंगे कि आपने उसका एंगल पूरा करना है, थीटा से मल्टीप्लाई, थीटा से डिवाइड किया, एंगल पूरा हो गया, तो ये जो एंगल पूरा कर लिया इसका स्क्वायर बन गया, तो ये 1 बन जाएगा। और जहां पे थीटा जो है वो अप्रोच कर रहा 0, उसकी लिमिट पुट की वो 0 हो गया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आपके पास 0 आ गया। नंबर 9 है जी, लिमिट थीटा अप्रोचेज टू 0 साइन 7 थीटा ओवर थीटा, साइन का एंगल है 7 थीटा, तो 7 थीटा नीचे पूरा करना है, तो आपने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया, ऊपर वाला जो 7 है उसको बाहर लिख दिया, नीचे वाले 7 को थीटा के साथ अटैच कर दिया। अब उसका एंगल पूरा हो गया है, लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 बन जाएगा, और बाहर 7 है तो इसका आंसर 7 आ जाएगा। नंबर 10 है जी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, एक्स को रिप्लेस करें माइनस एक्स से, तो ना तो ये एफ ऑफ एक्स के बराबर आता है, ना ही ये माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर आता है, इसलिए ये फंक्शन ना तो इवन है ना ही ऑड है। 11 जो है जी, 11 लिमिट n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी 1 + 3 ओवर n होल की पावर 2n, हम 3 ओवर n का रेसिप्रोकल ऊपर पूरा करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड करेंगे, और वो n ओवर 3 बन गया, और 2 3 6 बन गया, ये e बन गया, ऊपर 6 बन गया, तो इस तरह से ये e की पावर 6 आपका आंसर आ गया। इसी तरह से नंबर 12 है जी, x इज इक्वल टू a सीकेंड थीटा, y इज इक्वल टू b tan थीटा, ये रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला को, एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये भी आप लोगों ने प्रूव किया हुआ है, क्वेश्चन जो एक्सरसाइज का है ये आपने सॉल्व किया हुआ है। ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स ओवर 2, ये कॉज हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होता है बाय फार्मूला। नंबर 14 है, द लीनियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स ए एक्स प्लस बी बिकम्स कांस्टेंट इफ x इज इक्वल टू 10 b इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये कांस्टेंट 10 a आ जाता है, इस तरह से ये कांस्टेंट फंक्शन बन जाता है। नंबर 15 है जी, एफ ऑफ एक्स जो है वो है -2x + 8 के, तो एफ ऑफ एक्स को आप y लिख सकते हैं, तो y इज इक्वल टू हो गया -2x + 8, तो जब आपने y लिखा उसके बाद x को एक साइड पे ट्रांसफर किया, y को एक साइड पे, तो x जब आपके पास फंक्शन बन गया तो इट मींस कि x जो है ये f इनवर्स y होता है, ठीक है, क्योंकि y फंक्शन होता है x का, अगर x को आपने फंक्शन बना लिया y के लिए तो ये f इनवर्स y हो गया। अब आप रिप्लेस करेंगे y को x से, तो f इनवर्स x जो है 8 - x ओवर 2 हो जाएगा। तो जब आपने f इनवर्स x मालूम कर लिया तो अब x को आपने रिप्लेस करना है -1 के साथ, क्योंकि उसने ये पूछा हुआ है आपसे, तो f इनवर्स -1 जो है वो आपके पास आ जाएगा 9 ओवर 2। इसके बाद है जी नंबर 17,
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इज एन इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्यों है? क्योंकि हम इसमें एक्स और वाई को इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन कहलाता है। और एक्सप्लिसिट फंक्शन ऐसा होता है जिसमें एक्स और वाई को आप आसानी के साथ अलहदा कर सकते होते हैं। 18 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स क्यूब माइनस एक्स ओवर एक्स प्लस 1, एक्स कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की फैक्टराइजेशन होगी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ये एक्स प्लस 1 से कैंसिल हो गया, एक्स इंटू एक्स माइनस 1 रह गया, लिमिट पुट की तो ये आपके पास आ गया जनाब 1 इंटू 1 माइनस 1, 0 इंटू 1 आया तो 0 आंसर आ गया। इसके बाद नंबर 19 है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी आपका, तो आपने पहले तो इसको 1 माइनस कॉस पी थीटा का 2 साइन स्क्वायर पी थीटा ओवर 2 लिखा और ये 2 साइन स्क्वायर क्यू थीटा ओवर 2 लिखा, फिर इसके एंगल पूरे किए, एंगल पूरे करने के बाद इसको अलग-अलग किया, अलग-अलग करने के बाद लिमिट अप्लाई की, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद कुछ वैल्यूज आपस में कैंसिल हो गई, तो ये आपके पास पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर रह गया। तो इस तरह से इसका फाइनल आंसर आ गया पी स्क्वायर ओवर क्यू स्क्वायर। 20th है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर एन की पावर 2n, तो 1 ओवर एन का रेसिप्रोकल n होता है, n को अलहदा कर दिया, 2 को अलहदा कर दिया, अंदर वाला हिस्सा e बन गया, ऊपर स्क्वायर बन गया, तो e स्क्वायर के इक्वल आ गया। इसके बाद है जी 21, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस कॉज ऑफ एक्स, तो एक्स को रिप्लेस किया हमने माइनस एक्स से, तो माइनस एक्स से रिप्लेस किया, एक्स की जगह पे माइनस एक्स पुट किया, तो ये दोबारा से एक्स स्क्वायर प्लस कॉज एक्स आ गया, क्योंकि कॉज माइनस एक्स जो है वो कॉज ऑफ एक्स के ही बराबर होता है। इस तरह से एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो माइनस एक्स के इक्वल है, एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया, तो इसलिए ये फंक्शन जो है हमारा इवन हो गया। जब हमने एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया तो वो दोबारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स के इक्वल ही आ गया। 22 है जी, एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एफ ऑफ 0 यानी एक्स की वैल्यू 0 पुट करें तो आंसर आपके पास 1 आ जाता है, तो ये 1 आपके पास इसका आंसर आ गया। 23 है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में बराबर हों तो हम कहते हैं कि लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं एट सम स्पेसिफिक कांस्टेंट वैल्यू, जो भी आपको गिवन हो। तो 24th में दिया हुआ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एक्स की पावर एन माइनस ए की पावर एन ओवर एक्स माइनस ए, ये प्रूव हमने किया हुआ है, ये इक्वल होता है एन ए की पावर एन माइनस 1 के। 25 है, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो और ये दोनों लिमिट्स एट एफ ऑफ सी जो है उसके इक्वल हो तो देन हम कहते हैं कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी। अगर ऐसा नहीं होगा तो देन फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस होगा। 26 है, साइन हाइपरबोलिक 2x जो है ये 2 साइन हाइपरबोलिक x कॉज हाइपरबोलिक x के इक्वल होता है। 27 है जी, सीकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x जो है बाय फार्मूला 1 माइनस टेन हाइपरबोलिक स्क्वायर x के इक्वल होता है, और कोसेकेंड हाइपरबोलिक स्क्वायर x जो है कॉट हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस 1 के इक्वल होता है। 28 जो है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी n ओवर n प्लस 1 की पावर n है, तो आप इसको लिखेंगे n प्लस 1 ओवर n उसकी पावर माइनस n, रेसिप्रोकल हो जाएगा, n को n से डिवाइड किया, 1 को भी n से डिवाइड किया, ये 1 प्लस 1 ओवर n की पावर n बन गई और ऊपर माइनस 1 बन गई, ये अंदर वाली ब्रैकेट के e बन गया, ऊपर माइनस 1 है, इसको आप 1 ओवर e लिख सकते हैं। इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। 29 लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर 5 माइनस a की पावर 5 ओवर x माइनस a, ये बन जाएगा n a की पावर n माइनस 1, n की जगह पे 5 है, 5 a की पावर 5 माइनस 1, तो ये 5 a की पावर 4 हो जाएगा। ये रेफरेंस है साथ में, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n ओवर x माइनस a इज इक्वल टू n a की पावर n माइनस 1। 30 है जी, द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x ओवर x स्क्वायर माइनस 4 इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्योंकि फंक्शन के डिफाइन होना जरूरी है कंटिन्यूटी के लिए, ये प्लस माइनस 2 के लिए अनडिफाइंड हो जाता है, इसलिए ये प्लस माइनस 2 के लिए ये डिसकंटिन्यूअस होगा। 31 है जी, f of x is equal to x is an identity function, f of x has same value as value of x, x की जो वैल्यू पुट करेंगे y की वही वैल्यू हमें मिलेगी, इसलिए ये आइडेंटिटी फंक्शन कहलाता है।
लिमिट 32 है जी। लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन बी एक्स ओवर साइन ए एक्स, इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले साइन का एंगल भी पूरा करना है, नीचे वाले साइन का एंगल भी पूरा करना है। तो आपने एंगल पूरा करने के लिए बी एक्स से मल्टीप्लाई किया, बी एक्स से डिवाइड, इधर ए एक्स से मल्टीप्लाई, ए एक्स से डिवाइड, तो ये x से x कैंसिल हो गया, b ओवर a बाहर आ गया, कांस्टेंट था। अंदर वाली वैल्यूज को लिमिट के साथ जो है वो अप्लाई किया गया, तो 1 और 1 आ गया। तो b ओवर a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो b ओवर a इसका आंसर आ जाएगा। 33 है, c ऑफ x इज इक्वल टू 2 इज अ कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि इसमें वेरिएबल है ही नहीं लिहाजा ये कांस्टेंट फंक्शन है। 34 है जी, इफ f ऑफ x इज इक्वल टू x सीकेंट x देन f ऑफ 0, आपने सीकेंट x को 1 ओवर cos x लिखा, फिर उसकी लिमिट अप्लाई की, cos 0 1 होता है, 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया गया, 0 आंसर आ गया। 35 जो है, डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 अंडर रूट है, तो इसकी डोमेन जो है -1 से इन्फिनिटी है, क्योंकि x की वैल्यू छोटी से छोटी वैल्यू -1 पुट की जा सकती है, उससे छोटी वैल्यू हम पुट ही नहीं कर सकते, तो लिहाजा छोटी से छोटी वैल्यू -1 होगी और बड़ी से बड़ी इन्फिनिटी तक जाएगी। 36 है जी, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 x ओवर साइन 2x, आपने साइन x का एंगल पूरा करना होता है साइन का, तो x ओवर साइन 2x 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया गया, ऊपर 2x आ गया, नीचे वाले 2 को बाहर लिख दिया गया, फिर इसका रेसिप्रोकल लिया गया, साइन 2x ऊपर 2x नीचे, पावर -1 हो गई। तो ये अंदर वाली वैल्यू जब आपने लिमिट अप्लाई की तो ये 1 होगी, 1 की पावर -1, नीचे ले आएंगे 1 की पावर 1 हो जाएगी, 1 ओवर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 ओवर 2 हो जाएगा। 37 है जी, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1 प्लस 2h की पावर 1 ओवर h, 2h का रेसिप्रोकल आपने आप ऊपर पूरा करना है, 1 ओवर 2h 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 1 ओवर 2h पूरा कर दिया, ऊपर स्क्वायर रह गया, तो अंदर वाली लिमिट जो है वो e के इक्वल हो गई और ऊपर स्क्वायर है तो ये e स्क्वायर के इक्वल इसका आंसर आ जाएगा। नंबर 38 है जी, लिमिट x अप्रोचेज टू a, तो ये हमारे पास आ गया जी a की पावर x माइनस 1 ओवर x, तो ये होता है, ये हमने थ्योरम प्रूव किया हुआ है, लॉग ई a या लॉग ई जो है नेचुरल लॉग कहलाता है, नेचुरल लॉग a लिख देंगे। 39 है जी, द फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 2 ओवर 3 प्लस 6 इज इवन फंक्शन, x को -x से रिप्लेस करेंगे, -x की पावर 2 ओवर 3 लिखी, -x का स्क्वायर ऊपर 1 ओवर 3 लिख दिया, -x का स्क्वायर लेंगे तो x स्क्वायर दोबारा आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे दोबारा x की पावर 2 ओवर 3 आ जाएगी और ये प्लस 6 आएगा, तो ये दोबारा f ऑफ x के इक्वल आ गया, तो फंक्शन जो है वो इवन हो जाएगा। इसके बाद है जी डोमेन एंड रेंज ऑफ साइन हाइपरबोलिक x, साइन हाइपरबोलिक x जो है वो e की पावर x माइनस e की पावर -x ओवर 2 होता है, तो ये डोमेन जो है आप इसमें कोई भी रियल नंबर पुट करते जाएं आपको इसका आंसर रियल नंबर की फॉर्म में ही मिलेगा, इसलिए इसकी डोमेन जो है वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी और जो इसकी रेंज है वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी। इस तरह से ये सेकंड ईयर के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 आपने मुकम्मल किया और आज जो हैं वो हमने उसके MCQs कंप्लीट किए, 40 MCQs उसके हमने डिस्कस किए। एक तो पहले उनको जो MCQs की फॉर्मेट में उनके बेस्ट ऑप्शन सही ट्रू ऑप्शन जो थे वो हमने टिक किए, उसके बाद वो सारे ऑप्शन जो ट्रू क्यों हैं वो डिस्कस भी किए। तो ये आपके लिए एक स्पेशल चीज़ है जो थोड़ा वर्किंग की गई है ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो जाए और आपको MCQs को समझने में आसानी हो जाए। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।